गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आपके साथ साधवी सिंह और हम माइनर लॉस की एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं फॉर सीबीआई एपीपी। और आज जो एक्ट हम करने वाले हैं उसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ एमसीक्यू। ये हमारी पीडीएफ है, इसमें से हम एमसीक्यूज करेंगे। ये इंक्लूड इवन पीवाईक्यूज भी करते हैं। तो आई जस्ट होप कि आप सबके लिए ये बेनिफिशियल सीरीज हो रही होगी और आप सबकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 वाज अमेंडेड बाय। द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्ट 1 ऑफ 2014, एक्ट 1 ऑफ 2013, एक्ट 45 ऑफ 2003, डी नन ऑफ द अबव। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे कि आंसर राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो द राइट आंसर इज एक्ट 1 ऑफ 2003, एक्ट 1 ऑफ 2003। Just wait a minute, I need to write this out. Okay, this is the right answer. Now let's go further. The question number second, which is CVC Act 2003 is to provide constitution of CVC to inquire into offences committed under. The first option is Information Technology Act, second option is Prevention of Corruption Act, third option is Indian Penal Code, or fourth option is all of the above. The right answer will be, what is the right answer? Right answer is Prevention of Corruption Act. Let's move further. Now question number 3, government company under section 2D has the meaning as provided. इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो है सेक्शन 2D में उसका क्या मीनिंग है, कौन से एक्ट में उसका मीनिंग डिफाइन है बेसिकली। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों देखते हैं। पहला ऑप्शन है द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट, सेकंड ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, थर्ड ऑप्शन है कंपनीज एक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ सीबीसी एक्ट। द राइट आंसर विल बी, आप सब लोग भी अपने अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे, द राइट आंसर इज कंपनीज एक्ट। द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। नाउ वी विल मूव फर्दर। ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कौन होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का, एक्ट के अंदर चेयरपर्सन कौन कहलाता है सेक्शन 3 के अंदर। तो पहला ऑप्शन है इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और डी ऑप्शन है डायरेक्टर ऑफ डीएसपीई। द राइट आंसर विल बी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। The Central Vigilance Commissioner will be the right answer. Let's move further. Who shall appoint the Secretary of the Commission? तो कौन अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी किसमें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में कौन सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या बोथ ए एंड बी। कौन अपॉइंट करेगा? द राइट आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट आंसर विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट आंसर विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। Okay, let's move further. Question number 6. When was the Public Grievance and Pension Resolution created? Public Grievance and Pension Resolution कब क्रिएट हुआ था? तो इसका आंसर बताएं आप सब लोग अपने अपने कमेंट्स में। पहला ऑप्शन है 13th अगस्त 2002, 16th जनवरी 2014, 4th अप्रैल 1999, 11 September 2003. What will be the right answer? Tell me what will be the right answer. The right answer will be 4th April 1999. 4th April 1999. Let's move further. 7th question. The headquarters of the Central Vigilance Commission shall be at New Delhi, Bangalore, Kolkata, Hyderabad. कहाँ होगा? New Delhi. Answer will be New Delhi. Let's move further. According to section 4 of Central Vigilance Commission shall be appointed by, Central Vigilance Commission जो है वो कौन अपॉइंट करेगा सेक्शन 4 के अंदर, कौन अपॉइंट करेगा? आंसर बताइए, आप सबको पता है, कमेंट में करिए, कमेंट में बताइए आप आंसर। द राइट आंसर विल बी द प्रेसिडेंट। राइट आंसर विल बी द प्रेसिडेंट।
हाँ, द 9 क्वेश्चन पे चलते हैं. द कमिटी constituted under section 4 shall consist of first minister of home affairs, B leader of opposition in council of state, C prime minister, या both A and C. What will be the right answer? What will be the right answer? Both A and C. D will be our right answer. D will be our right answer. Let's move further. The Central Vigilance Commissioner shall give his resignation to. किसके resignation दे सकता है? The committee formed under section 4, Prime Minister, President या Minister of Home Affairs. तो किसको resignation देगा? President को. किसको देगा? President को. The right answer will be C. The right answer will be C. Now let's move further. 11. The procedure of removal of Vigilance Commissioner is given in which section? Sections कौन से section में दे रखा है? कौन सा सेक्शन है जो दे रखा है? बताइए. ऑप्शन है हमारे पास सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 3. द राइट आंसर विल बी सेक्शन 6. द राइट आंसर विल बी सेक्शन 6. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. ऑन व्हाट ग्राउंड कैन अ विजिलेंस कमिश्नर बी रिमूव? कौन से ग्राउंड है जिस पर विजिलेंस कमीशन को रिमूव किया जा सकता है? तो पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सेकंड है इनकैपेसिटी, थर्ड है प्रूव्ड करप्शन, फोर्थ है ईदर ए और बी. बताइए कौन सा ऑप्शन है? So the right answer is either A or B. The right answer is D. Either A or B. What is the correct ground of removal of Vigilance Commissioner by President? 13 question पूछ रहा है हमारा. What is the correct ground of removal of Vigilance Commissioner by President under Section 6 Clause 3? तो बताइए. पहला ऑप्शन है हमारा adjudged insolvent, convicted under Prevention of Corruption Act, convicted of offences involving in moral turpitude, या both A and C. बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी. 13 का आंसर है बोथ ए एंड सी. द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? तो सेक्शन 3 क्लॉज 1, सेक्शन 4 क्लॉज 2, सेक्शन 5 क्लॉज 1 या सेक्शन 4 क्लॉज 1? बताइए. राइट आंसर विल बी सेक्शन 4 क्लॉज 1. सेक्शन 4 क्लॉज 1. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का डी. लेट्स मूव फर्दर. Question number 15. Which section provide functions and power of the Central Vigilance Commission under the Act? कौन सा सेक्शन है जो कि हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन और पावर? किसकी? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अंडर दिस एक्ट. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 10. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 8 will be our right answer. B is our right answer. Now let's move further. Which one of the function is not the function of Central Vigilance Commission? तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन परफॉर्म नहीं करता है, वो बताना है. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द commission shall have the power to fix the manner in which investigation shall take place under the Delhi Special Police Establishment Act. B. Exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment, give direction to Delhi Special Police Establishment for the purpose of discharging the responsibility entrusted to. और D ऑप्शन है इंक्वायरी और cause an inquiry or investigation to be made by the central government. ऑप्शन ध्यान से पढ़िए सब लोग, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और फिर हमें बताइए कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन चारों ऑप्शंस में से परफॉर्म नहीं करता है. तो द राइट आंसर विल बी A. The commission shall have the power to fix the manner in which the investigation shall take place under the. तो कमीशन के पास पावर नहीं होती है कि वो ये फिक्स कर पाए कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी. अंडर विच एक्ट? अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. तो ये कमीशन के पास पावर नहीं होती. तो हमारा राइट आंसर है 16th का A. चलो लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चन नंबर 17. डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11A shall be a person. कौन होगा पर्सन? नॉट बिलो द रैंक ऑफ Joint Secretary to the Government of India, Collector of District, Judicial Magistrate of the first class या Metropolitan Magistrate. सॉरी. तो आप चारों में से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? What will be the right answer? बताइए. The right answer will be A. The right answer will be A. Not below the rank of Joint Secretary to the Government of India. Now let's move further. Question number 18. What are the action that may be taken after preliminary inquiry in a relation to a public servant? तो पहले ऑप्शन है हमारे cause and investigation by any agency to the death special police, initiation of the disciplinary proceeding, closure of the proceeding against the public servant, and to proceed against the complaint under section 46 of the Lok Ayukt Act 2013, one or more of the above. Now read the option carefully and then decide which will be a right answer. Tell me which will be a right answer. One or more of the above. इनमें से हो सकता है. ठीक है. D will be our right answer.
Now let's move further. Every preliminary inquiry under section 8A of the act must be completed within preliminary inquiry जो है section 8A में उस वो कितने समय के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए ये बताइए। पहला है ऑप्शन हमारे पास 45 डेज, बी 90 डेज, सी 30 डेज और डी 60 डेज। What will be the right answer? Let me know. The right answer will be B 90 days. What will be the right answer? B 90 days. Now let's move further. The expenses of the commission shall be charged on. Expenses जो हैं कमीशन के वो किस पे चार्ज किए जाएंगे? तो कौन बेसिकली एक्सपेंसेस जो है कमीशन के वो कहां से प्रोवाइडेड किए जाएंगे वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बी ऑप्शन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट एंड डी ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? The right answer will be the B, Consolidate Fund of India. Consolidate Fund of India. What will be the right answer? Consolidate Fund of India. चलिए next 21. Section 31 talks about salaries, allowances and pensions payable to option Central Vigilance Commissioner, Secretary and Staff Commission, Vigilance Commission या all of the above. What will be the right answer? What will be the right answer? All of the above. The D answer is correct. Which is the correct option? D. Which will be the correct option? D. ये पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। चलो now let's move further. Expenses. Question number 22. Expenses and annual report is discussed in which chapter of the act? In which chapter of the act? Fifth, third, फोर्थ या none of the above. तो राइट आंसर है हमारा, द राइट आंसर क्या है इसका? फोर्थ। राइट आंसर क्या है इसका? फोर्थ। दिस विल बी अ राइट आंसर। सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. द कमिश्नर फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 3 हैज टू प्रेजेंट हिज रिपोर्ट। पहला क्वार्टरली, मंथली, रेगुलरली, एनुअली। तो सेक्शन ये बता रहा है कि कमिश्नर जो फॉर्म्ड होते हैं हमारे सेक्शन 3 में उनको कितने टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, क्वार्टरली या फिर मंथली, रेगुलरली या फिर एनुअली। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? बताइए। द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है हमारा। द कमीशन हैज टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 14(2). किसको रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कमीशन? प्रेसिडेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर को? तो आंसर इज ए, प्रेसिडेंट। किसको? प्रेसिडेंट को। द कमीशन नाउ क्वेश्चन नंबर 25. द कमीशन हैज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट एज टू द वर्क डन बाय इट विद इन डेट ऑफ द क्लोज ऑफ द ईयर। तो बताइए इसका ऑप्शन है 3 months, 1 month, 6 months या 45 days. What will be the right answer? Let me know. What will be the right answer? The right answer is 6 months. Now let's move further. The question number 26. The report referred to in section 14 clause 1 shall contain a separate part on the functioning of DSPE insofar as it relate to which section of the DSP Act 1946. कौन सा सेक्शन है ये? बताइए कौन सा सेक्शन है जो डील करता है इससे? वो है सेक्शन 4 clause 1. कौन सा सेक्शन है? 4 clause 1. Let's move further. 27. The report is caused to be led by the president before House of the People, each House of Parliament, Home Minister या Council of Minister. बताइए कौन? The right answer is बताइए each House of Parliament. Now let's move further. 28. Section 16 is inspired from which provision? Section 16 जो है हमारे एक्ट का, Section 16 जो है हमारे एक्ट का वो कौन से प्रोविजन से इंस्पायर्ड है हमारे? सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ बीएनएस। बताइए कौन से इंस्पायर्ड है? या सेक्शन 197 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 197 ऑफ बीएनएस या फिर 198 ऑफ बीएनएस? तो द राइट आंसर इज सेक्शन 228 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 228 ऑफ बीएनएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 29. पब्लिक सर्वेंट एज रिलेटिंग टू विजिलेंस कमीशन इज डिफाइंड। कौन से सेक्शन में डिफाइन है? बताइए बीएनएस या बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है विद रिगार्ड टू विजिलेंस कमीशन? द राइट आंसर बताइए। सेक्शन 228 ऑफ बीएनएस। आई एम सो सॉरी, सेक्शन 228 ऑफ बीएनएस। दिस विल बी आवर राइट आंसर। लेट्स मूव फर्दर.
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्लॉज 2 द कमीशन शैल एडवाइज, किसको कमीशन एडवाइस करता है? प्रेसिडेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो राइट आंसर है इसका, बहुत इजी है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। Where the central government, any corporation established by or under any central act, government company, as the case may be, does not agree with the advice of the commission, it shall for reason to be recorded in writing dash the same. तो बताइए, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 क्या कर सकता है उस टाइम पीरियड पे? बताइए। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, कम्युनिकेट, रिजेक्ट, इंप्रूव या निग्लेक्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी बताइए। क्या कर सकता है वो? कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 32, द कमीशन इज प्रोवाइडेड फॉर पावर टू कॉल फॉर रिपोर्ट्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? तो कमीशन इज प्रोवाइडेड फॉर पावर टू कॉल फॉर रिपोर्ट्स। कमीशन के पास पावर है कि वो रिपोर्ट्स बोल सकता है कि भाई ला के दो हमको। तो वो इस एक्ट के कौन से सेक्शन में ये है? बताइए। 18, 19, 20 या 21? The right answer is 18. The right answer is 18. The right answer is 18. अब क्वेश्चन नंबर 33, the duties and power of the secretary under section 3 clause 4A may be provided by commissioner, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। बताइए किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सेक्रेटरी अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 4? बताइए कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? कमीशन के द्वारा। द राइट आंसर इज द कमीशन। लेट्स मूव फर्दर। Question number 34. Every notification issued under clause B of section 8 clause 2 shall be laid before House of People, President, Rajya Sabha या each House of Parliament. बताओ आंसर क्या होगा 34 का? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, each House of Parliament. Let's move further. Question number 35. Who shall be the chairperson of the committee formed under section 25? Secretary to the Government of India in charge of Ministry of Home Affairs. Secretary to the Government of India in charge of Ministry of Personnel. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन डैश years from the date on which he has assumed office. Options are 2, 3, 4, 5. बताइए 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर है ऑप्शन ए which is 2. Let's move further. On whose previous consent the director of enforcement can be transferred? किसके previous consent से director of enforcement का transfer किया जा सकता है? तो right answer क्या है इसका? या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, कमिटी है या विजिलेंस कमिश्नर है? तो आप बताइए राइट आंसर क्या है इसका? बताइए कमिटी। क्या आंसर इसका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 37 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कमिटी। Let's move further. 38. The committee recommending the appointment of the Central Vigilance Commissioner consists of कमिटी जो रिकमेंड की गई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर, वो किन किन लोगों को कंसिस्ट करेगी? किन किन लोगों को कंसिस्ट करेगी? कौन कौन लोग वहां मौजूद होने चाहिए? ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट the prime minister and the union home minister, the prime minister, the union home minister and the leader of the opposition in the house of the people. C, the chief justice of India and 5 other senior judges of Supreme Court nominated by him, the prime minister, the leader of the opposition, both the house of parliament and the union law minister. बताइए the right answer will be B, the prime minister, the union home minister and the leader of opposition in the house of the people. Now let's move further. Question number 39. Under which one of the following grounds can the Central Vigilance Commissioner be removed from his office? कौन से ग्राउंड पे हो सकता है? ये हमने पहले भी किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप बताओ आंसर क्या है इसका सही? प्रूव मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, एंगेजिंग इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, व्हेन adjudged and insolvent, or any or all of the above. The right answer is D, on any or all of the above. The Central Vigilance Commission does not have the power of supervising the investigation. क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं। द सेंट्रल पूछ रहे हैं द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, पहला ऑप्शन, डज नॉट हैव द पावर ऑफ सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, डज नॉट हैव द पावर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय द
Delhi Special Police Establishment Act does not have a power to direct the Delhi Special Police Establishment Act to conduct the investigation in a particular manner, or has the power to direct the Delhi Special Police Establishment to conduct its investigation in a particular manner. What will be the right answer? बताइए right answer क्या है? B है इसका right answer. क्या है इसका right answer? नहीं, एक सेकेंड, इसका right answer होगा C. Does not have the power to direct the Delhi Special Police Establishment to conduct investigation in a particular manner. Sorry, the right answer will be not B, but the right answer is C. C will be our right answer. Let's move further. 41. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी statement सही है? The President shall cause the report of Central Business Commission to be laid before each House of Parliament. Second option, the Central Business Commission is a duty bound to present to the President a report as to the work done annually. Now select the correct answer using the code given below. तो पहला है only one, only two, one and two, neither one or two. पहले आप अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिए दोनों में and then decide which will be our right answer. What will be our right answer? Then let me know. Answer will be 1 and 2. Answer will be 1 and 2, which is our C. Oh, something is wrong with this pen. 1 and 2. The right answer will be 1 and 2. Let's move further. Under the Central Vigilance Commission Act 2003, the President may order the removal of Vigilance Commissioner if she or he is unfit by reason of infirmity of mind, has been convicted of an offence involving moral turpitude, engages in any unpaid employment outside the duties of his office, is unfit by reason of infirmity of, यहाँ पे mind और body दोनों में से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे body आना चाहिए, यहाँ पे body आना चाहिए mind की जगह, ठीक है? तो what will be our right answer? बताइए. 1, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 only, या 1 and 3. What will be our right answer? बताइए. कौन सा हमारा सही आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following statement is correct? पहला ऑप्शन है the president shall cause the report of the Central Vigilance Commissioner to be laid before each house of the Parliament. Second option है the Central Vigilance Commission is duty bound to present to the president a report as to the work done annually. अब इसमें ऑप्शंस हैं only 1, 2, 1 and 2, neither 1 or nor 2. What will be the right answer? 1 and 2. Option C is the correct choice. 42. Under the Central Vigilance Commission Act 2003, the President may order the removal of Vigilance Commission if she or he is unfit by reason of infirmity of mind, has been convicted of offence involving moral turpitude, engages in any unpaid employment outside the duties of his office, is unfit by reason of infirmity of mind. यहाँ पर एक mind दोनों जगह mind हो गया है तो एक जगह body आएगा. Infirmity of body. What is the right answer? 1, 2, 3 and 4. 1, 2 and 4. 1 and 3, 2, 3 and 4. The right answer will be option A. 1, 2 and 3 and 4. इन चारों grounds पे removal हो सकता है. इन चारों grounds पे removal हो सकता है. चलिए let's move further. Question number 43. In which of the following matters shall the Central Vigilance Commission be consulted? इन चारों में से मतलब इन सारे matters में से कौन से matters पे Central Vigilance Commission को consult किया जा सकता है? पहला option in making rules governing vigilance matter of public service under the Union. Second, in making rules governing disciplinary matters of all India services. Select the correct answers using the code given below. First and second and third, third and fourth, first and third. बताइए, the right answer is, what will be the right answer? First and second. The correct answer will be our A. First and second. Let's move further. Question number 44. Which of the following is not correct? The Central Vigilance Commission can tender advice to a government company controlled by the central government, society controlled by the central government, local authority controlled by central government, society controlled by central government. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 and 4 only. बताइए आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? आंसर will be C. 3 and 4. Answer will be 3 and 4. चलो let's move further. Question number 45. Central Vigilance Commissioner can be removed from the office only after an inquiry conducted by President of India, Prime Minister, Supreme Court of India, Speaker of the Lok Sabha. What will be the right answer? The right answer is President of India. Option A is correct. 46. Which one of the following is not included in the functions and power of the Central Vigilance Commission? इनमें से कौन सा है जो फंक्शन एंड पावर ऑफ सेंट्रल बिजनेस कमीशन एक्ट में नहीं इन्वॉल्व होगा? बताइए. एक्सरसाइज पहला ऑप्शन है एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस. ये हम पढ़ चुके हैं. ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं. रिपीट करते हैं, स्किप करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कमिटी अंडर विच of the committee which recommend the name of the appointment of Central Business Commissioner. बताइए कौन नहीं होगा पार्ट, ये बताना है, कौन पार्ट नहीं होगा.
बताइए कौन पार्ट नहीं हो? क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47. The right answer is the leader of the opposition in the house of the people. House of the people. The right answer is D. Option D is correct. 48. The Central Business Commissioner may be removed from his office. The Central Business, sorry, just a second. We are on, I think, 48, right? Yes, we are on 48. Yes, it was done, right? हाँ, ये हो गया था हमारा 47 हो गया था, 48 पे थे हम. Yeah, the Central Business Commission may be removed from his office by only if he engages in any paid employment outside the duty of his office. B. Become interested in contract made on behalf of the government of India and any inquiry has found him guilty by the Supreme Court. He has been convicted of an offence involving moral turpitude. Select the answer. 1 only, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3. What will be the right answer? Answer D is the correct option. Let's move further. Which one of the following statement? Question number 49. Which one of the following statement is the correct? But about Central Business Commissioner. The Central Business. ये क्वेश्चन ओमिटेड है यहाँ पे. This has to be cut it down. ये कुछ गड़बड़ है इस पीडीएफ में. जब आपको भी पीडीएफ मिलेगी तब ठीक होके मिलेगी. I will make sure. Now let's move further. The Central Business Commissioner may be removed from his office only if. इनमें से कौन सा आंसर सही है? Engages in any paid employment. ये भी हम कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए. Engages almost similar question है ये, क्योंकि PYQs भी हैं तो इसीलिए शायद ये रिपीट हुआ है. Engages in any paid employment outside the duty of his office is a public servant with the meaning of section 21 of IPC. He is a judge within the meaning of section 19 of IPC. He is a court of justice within the meaning of section 20 of IPC. Right answers बताइए. What will be the right answer? Right answer क्या होगा? Question देखते हैं हम आगे. The Central Business Commissioner may be removed from his office only if he is engaged in any paid employment outside the duty of his office. He is a public servant within the meaning of section 21 of IPC. He is a judge within the meaning of section 19 of the IPC. He is a court of justice within the meaning of section 20 of IPC. What will be the right answer? बताइए. Engages in any paid employment outside the duty of his office. अब now let's move further. Which of the following statement about the proceeding? इस PDF में थोड़ा sequence गड़बड़ हो गया है questions का, because few questions are omitted from this PDF. तो ये आपको जब मिलेगी तो ये करेक्ट करके टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी. Which of the following statement about the proceeding of the Central Vigilance Commission is correct? All proceedings shall be conducted at its headquarters. No, no proceeding shall be invalid merely by reason of vacancy in the commission. No proceedings shall be invalid merely by reason of defect in the appointment of Central Vigilance Commission. What will be the right answer? 2 and 3 only, B 2 only, or 1 and 2 and 3 only. What will be the right answer? 1, 2 and 3. So B is our 1, 2 and 3. The C is our correct option. C is our correct option. Now let's move further. The Central Business Commission. Next question. The Central Business Commission was established based on the recommendation. कौन सी कमिटी थी इसमें से? कौन सी कमिटी थी इसमें से जिसके रिकमेंडेशन पे हमारा सेंट्रल बिजनेस कमीशन जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था? कौन सी कमिटी थी? डी. कौन सी कमीशन थी? डी संथानम कमिटी. आई थिंक सो. आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. आई होप सो. सो दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. Who among the following can be appointed as the Central Business Commission and the Vigilance Commissioner? इनमें से कौन है जो कि अपॉइंट किया जा सकता है एज a Central Vigilance Commissioner? First, who have been or are in All India services, who have been or are in civil posts under the union, having knowledge and experience of at least 10 years. Third, who have been or are in civil services of the union, having knowledge and experience in vigilance, policy making and administration, including police administration. Options 1 and 2, 3 only, 1 and 3 and 2 and 3 only. The right answer is 1 and 3. Right answer is 1 and 3. आगे बढ़ते हैं. 53 क्वेश्चन नंबर पे है. Proceeding before the Central Business Commission under Central Vigilance Commission Act 2003 shall be deemed to be. कौन सी प्रोसीडिंग कहलाएंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव? कौन सी प्रोसीडिंग कहलाएंगी बताइए? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ठीक है. What is the term of office of Central Business Commission? कितना टर्म होता है? 4 year or 65 years of age, 3 or 62 years of age, whichever is earlier, 5 or 65 years of age, whichever is earlier, 4 or 62 years of age, whichever is earlier. What will be the right answer? Let me know. The right answer is 1. A. 4 years or 65 years of age, whichever is earlier. Now let's move further. Next question is which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन सी statement है जो correct नहीं है? बताइए. Central Vigilance Commission is empowered to review the progress of an application pending with the competent authorities for sanction of prosecution under the Prevention of Corruption Act 1988. Central Vigilance Commission has the power of a civil court while conducting an inquiry referred to in clause C and D of subsection 1 of section 8. Central Vigilance Commission exercise superintendence over the functioning of the Delhi Special Police Establishment.
In all cases of investigation of offences under the Prevention of Corruption Act 1988, D. All appointment in Central Vigilance Commission can be made by the Parliament. अब now tell me what will be the right answer. बताइए क्या होगा right answer? D. All appointment in Central Vigilance Commission can be made by the Parliament. Now let's move further. The question is: the President caused the report to the of the Central Vigilance Commission to be laid before. Answer. ऑप्शन देखते हैं. द लोकसभा, द राज्यसभा, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अ जॉइंट सिटिंग और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. क्या है इसका आंसर? राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या है बताइए. द राइट आंसर इज ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. Now let's move further. Central Vigilance Commission is duty bound to present to the President report as to the work done annually. Of course, इसका आंसर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए वाला. Annually, every 3 months, every 6 months, at least 3 times सही है. बताइए आंसर क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन आंसर बता दीजिएगा आप. ये पहले भी पढ़ा है हमने. ये एनुअली आंसर होगा इसका. Okay, the President shall cause the report of Central Vigilance Commission to be laid before the Lok Sabha. किस पे जाएगी? कहाँ वो रिपोर्ट को ले डाउन करेंगे प्रेसिडेंट? लोकसभा में, राज्यसभा में, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में. बताइए, या जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. लेट मी नो. द आंसर इज ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003. इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रावेंशन में, मतलब अपोजिट में है, बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक्ट को हमारे को. द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाय द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोक सभा. At the time of second option, at the time of appointment, the Central Vigilance Commissioner was accused on bail in a criminal cases. Second option, the central government suo motu made certain rules governing disciplinary matter relating to person appointed. Options में गड़बड़ है ये यहाँ पर. ये PDF में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है. If I'm not wrong, ये I think first का पूरा combined option बनना चाहिए. We will correct this PDF, okay? So अभी हम जो ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं वो पहला ऑप्शन है. द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाय कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड द लीडर ऑफ द पोजीशन ऑफ लोक सभा. एंड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वाज एन अक्यूज्ड ऑफ bail in a criminal cases. Okay, the second option is the central government. Sorry, wait a second. The central government suo motu made certain rules governing disciplinary matter relating to personnel appointed to union public services. Third option is contrary to wishes of the central vigilance commissioner. The vigilance commissioner took decision on certain issue. Fourth, select the correct answer using the code given below. Now, first, fourth, second, and third, 1, 2, and 3 only. या 2, 3, and 4 only. The right answer is 2, 3, and 4. तो ये आपको ये तीनों ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो कि हमारे सही ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे. आई थिंक दिस इज द एंड. दैट्स ऑल. इतने ही क्वेश्चन है हमारे इसके एक्ट के. एंड आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आई होप कि ये जो एमसीक्यूज में लेके आई हूँ आपके लिए, ये आपको बेनिफिट करें और आपकी प्रिपरेशन में भी आपको एक मजबूती दे, और जिससे आप ये समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए कि पेपर में क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है. तो अगर हम मेजर्स देखें तो सेक्शन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस हैं. अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर, पावर एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन है, उन सेक्शंस में हमें ज्यादा फोकस करना है. तो अभी अगर आपको और मोर डिटेल चाहिए इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, माइनर लॉस के रिगार्डिंग आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो हमारा सीबीआई एपीपी का बैच भी चल रहा है माइनर लॉस के लिए, विच इज वेरी अफोर्डेबल इन द प्राइस. तो इफ यू वांट to contact with us, I will provide the details in the caption. You can come and query about it, and also if you need any guidance, so you can contact our Pashala classes also. Thank you. Signing off, Savi Singh.